हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नई चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है Blood groups. इंट्रोडक्शन। जब दो व्यक्तियों का ब्लड आपस में मिलाया जाता है तो कभी-कभी आरबीसीज का थक्का, क्लंपिंग या अग्लूटिनेशन बन जाता है। ये क्लंपिंग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। लेकिन कुछ केसेस में क्लंपिंग क्यों होती है और दूसरे केसेस में क्यों नहीं, ये तब तक एक रहस्य, मिस्ट्री बना रहा जब तक कि 1901 में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज नहीं की। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स का डिटर्मिनेशन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच होने वाले इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लैंडस्टाइनर ने आरबीसीज की सरफेस पर दो एंटीजन्स पाए और उन्हें ए एंटीजन और बी एंटीजन नाम दिया। इन एंटीजन्स को उनकी आरबीसीज में अग्लूटिनेशन पैदा करने की क्षमता, कैपेसिटी की वजह से अग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। उन्होंने प्लाज्मा में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज या अग्लूटिनेंस को देखा और उन्हें एंटी ए या अल्फा एंटीबॉडी और एंटी बी या बीटा एंटीबॉडी नाम दिया। नाम क्या है किसका? तेरा? किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा है। किसका? हालांकि एक खास अग्लूटिनोजन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अग्लूटिनिन एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो ये ब्लड की क्लंपिंग का कारण बनते हैं। इसके आधार पर कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई किया। बाद में ये ब्लड ग्रुपिंग के लिए लैंडस्टाइनर लॉ बन गया। लैंडस्टाइनर लॉ कहता है कि अगर आरबीसीज में कोई खास अग्लूटिनोजन एंटीजन मौजूद है तो सीरम में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अग्लूटिनिन हमेशा एब्सेंट होना चाहिए। अगर आरबीसीज में कोई खास अग्लूटिनोजन एब्सेंट है तो सीरम में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अग्लूटिनिन हमेशा मौजूद होना चाहिए। हालांकि लैंडस्टाइनर लॉ का दूसरा हिस्सा एक सच्चाई है, लेकिन ये आरएच फैक्टर पर लागू नहीं होता। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। आज 20 से ज्यादा जेनेटिकली डिटर्मिन्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स का पता है, लेकिन लैंडस्टाइनर ने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की खोज की थी जिन्हें एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम कहा जाता है। ये दो ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डिटर्मिन किया जाता है। एबीओ सिस्टम। एंटीजन ए और एंटीजन बी की मौजूदगी, प्रेजेंस या गैर मौजूदगी, एब्सेंस के आधार पर ब्लड को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। 1 ए ग्रुप, 2 बी ग्रुप, 3 ए बी ग्रुप, 4 ओ ग्रुप। जिस ब्लड में एंटीजन ए होता है वो ए ग्रुप से बिलोंग करता है। इस ब्लड के सीरम में बीटा एंटीबॉडी होती है। एंटीजन बी और अल्फा एंटीबॉडी वाले ब्लड को बी ग्रुप कहा जाता है। अगर दोनों एंटीजन्स मौजूद हों तो ब्लड ग्रुप को ए बी ग्रुप कहा जाता है और इस ग्रुप के सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अगर दोनों एंटीजन्स एब्सेंट हों तो ब्लड ग्रुप को ओ ग्रुप कहा जाता है और सीरम में अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एबीओ सिस्टम के अलग अलग ग्रुप्स में मौजूद एंटीजन्स और एंटीबॉडीज टेबल 21.1 में दिए गए हैं। एशियन और यूरोपियन पॉपुलेशन के बीच अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों का परसेंटेज टेबल 21.2 में दिया गया है। ए ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स होते हैं यानी A1 और A2। इसी तरह ए बी ग्रुप के भी 2 सब ग्रुप्स होते हैं यानी A1B और A2B। डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ग्रुप। एबीओ ग्रुप के डिटर्मिनेशन को ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग या ब्लड मैचिंग भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ब्लड टाइपिंग अग्लूटिनेशन। ब्लड टाइपिंग अग्लूटिनेशन के आधार पर की जाती है। अग्लूटिनेशन का मतलब है आरबीसीज जैसे अलग अलग पार्टिकल्स का इकट्ठा होकर क्लम्प्स या मैसेस थक्के बना लेना। अग्लूटिनेशन तब होती है जब किसी एंटीजन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिलाया जाए, जिसे आइसोअग्लूटिनिन कहते हैं। अग्लूटिनेशन तब होती है जब ए एंटीजन को एंटी ए के साथ मिलाया जाए या जब बी एंटीजन को एंटी बी के साथ मिलाया जाए। रिक्विजिट्स फॉर ब्लड टाइपिंग। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिटर्मिन करने के लिए उसके आरबीसी का एक सस्पेंशन और टेस्टिंग एंटीसीरा की जरूरत होती है। आरबीसी का सस्पेंशन ब्लड ड्रॉप्स को आइसोटोनिक सेलीन 0.9% के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। टेस्ट सीरा ये है: एंटी सीरम ए जिसमें एंटी ए या अल्फा एंटीबॉडी होती है, एंटी सीरम बी जिसमें बीटा एंटीबॉडी होती है। प्रोसीजर: एक ग्लास स्लाइड या टाइल के एक सिरे पर एंटी सीरम ए की एक बूंद रखी जाती है और दूसरे सिरे पर एंटी सीरम बी की एक बूंद। आरबीसी सस्पेंशन की एक बूंद को हर एक एंटी सीरम के साथ मिलाया जाता है। स्लाइड को 2 मिनट तक हल्का सा हिलाया, रॉक्ड किया जाता है। अग्लूटिनेशन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को नंगी आंखों से देखा जाता है और अगर जरूरत हो तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके कंफर्म किया जाता है। अग्लूटिनेशन की मौजूदगी आरबीसीज के मोटे मैसेस क्लंपिंग से कंफर्म होती है। अग्लूटिनेशन की गैर मौजूदगी डिस्पर्स्ड फैले हुए आरबीसीज वाले साफ मिक्सचर से कंफर्म होती है। रिजल्ट्स: अगर एंटी सीरम ए के साथ अग्लूटिनेशन होती है, एंटी सीरम ए में अल्फा एंटीबॉडी होती है। अग्लूटिनेशन तभी होती है अगर आरबीसी में ए एंटीजन हो, इसलिए ब्लड ग्रुप ए है।
अगर एंटी सीरम बी के साथ अग्लूटिनेशन होती है, एंटी सीरम बी में बीटा एंटीबॉडी होती है। अग्लूटिनेशन तभी होती है अगर आरबीसी में बी एंटीजन हो, इसलिए ब्लड ग्रुप बी है। अगर एंटी सीरम ए और बी दोनों के साथ अग्लूटिनेशन होती है, आरबीसी में अग्लूटिनेशन पैदा करने के लिए ए और बी दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं और ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर ना तो एंटी सीरम ए और ना ही एंटी सीरम बी के साथ अग्लूटिनेशन होती है, अग्लूटिनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ है। इंपॉर्टेंस ऑफ एबीओ ग्रुप्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सिर्फ कंपैटिबल यानी मेल खाने वाला ब्लड ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो ब्लड देता है उसे डोनर कहते हैं और जो ब्लड लेता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को ध्यान में रखा जाता है। डोनर की एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के एंटीजन को ज्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। इस तरह ओ ग्रुप के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होता और इसीलिए किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ एग्लूटिनेशन नहीं होती। इसीलिए ओ ग्रुप का ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है और इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। एबी ग्रुप ब्लड के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के आरबीसी की एग्लूटिनेशन नहीं करवाता। एबी ग्रुप वाले लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहा जाता है। मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड मैचिंग यानी टाइपिंग एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है तो ब्लड टाइप होने के बाद एक और टेस्ट किया जाता है जिसे क्रॉस मैचिंग कहते हैं। ये इसीलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति का शरीर डोनर के ब्लड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ब्लड मैचिंग के लिए व्यक्ति यानी रेसिपिएंट के आरबीसी और टेस्ट सीरा का इस्तेमाल होता है। क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट के सीरम और डोनर के आरबीसीज को मिलाकर की जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग हमेशा की जाती है। अगर क्रॉस मैचिंग के दौरान डोनर के आरबीसीज की एग्लूटिनेशन होती है तो उस व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैचिंग इज इक्वल टू रेसिपिएंट्स आरबीसी प्लस टेस्ट सीरा। क्रॉस मैचिंग इज इक्वल टू रेसिपिएंट सीरम प्लस डोनर्स आरबीसी। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनेंस। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हर पेरेंट यानी माता पिता से विरासत में मिले दो जीन्स पर डिपेंड करता है। जीन ए और जीन बी अपने आप में डोमिनेंट होते हैं और जीन ओ रिसेसिव होता है। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस को टेबल 21.3 में स्कीमेटिक रूप से दिखाया गया है। एग्लूटिनोजेंस फीटल लाइफ यानी गर्भ के छठे महीने के दौरान दिखाई देते हैं। जन्म के समय इनकी कॉन्सेंट्रेशन अडल्ट कॉन्सेंट्रेशन की 1/5 होती है। प्यूबर्टी यानी यौवनता की अडल्ट लेवल तक बढ़ जाती है। एग्लूटिनोजेंस ना सिर्फ आरबीसीज में होते हैं बल्कि सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, किडनी, लिवर, लंग्स आदि जैसे कई ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं। ए और बी एग्लूटिनोजेंस पेरेंट्स से मेंडेलियन फिनोटाइप्स के रूप में इनहेरिट होते हैं। एग्लूटिनिन अल्फा या बीटा फीटल लाइफ के दौरान प्रोड्यूस नहीं होते। ये जन्म के 2 या 3 महीने बाद ही दिखना शुरू होते हैं। एग्लूटिनिन उन ए या बी एग्लूटिनोजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए शरीर में एंटर करते हैं। एग्लूटिनिन्स गैमा ग्लोबुलिन्स होते हैं जो मुख्य रूप से आईजीजी और आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस शरीर में होने वाले वो दुष्प्रभाव यानी एडवर्स रिएक्शंस हैं जो ट्रांसफ्यूजन एरर की वजह से होते हैं, जिसमें इनकम्पैटिबल यानी मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ये रिएक्शंस हल्के यानी माइल्ड हो सकते हैं जिससे सिर्फ बुखार और हाइव्स यानी खुजली वाली स्किन डिसऑर्डर हो, या फिर सिवियर हो सकते हैं जिससे रीनल फेलियर, शॉक और मौत भी हो सकती है। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस डोनर के आरबीसी और रेसिपिएंट के प्लाज्मा के बीच होते हैं। इसीलिए अगर डोनर के प्लाज्मा में रेसिपिएंट के आरबीसी के खिलाफ एग्लूटिनिन्स हैं तो एग्लूटिनेशन नहीं होती क्योंकि ये एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के ब्लड में डाइल्यूट हो जाती हैं। लेकिन अगर रेसिपिएंट के प्लाज्मा में डोनर के आरबीसीज के खिलाफ एग्लूटिनिन्स हैं तो इम्यून सिस्टम नए ब्लड सेल्स के खिलाफ रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। डोनर आरबीसीज एग्लूटिनेट हो जाते हैं जिससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। सिवेरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की गंभीरता यानी सिवेरिटी माइल्ड यानी बुखार और ठंड लगना से लेकर सिवियर यानी अक्यूट किडनी फेलियर, शॉक और मौत तक हो सकती है। सिवेरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, रिएक्शन का टाइप क्या है और पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है। कॉज फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इनकम्पैटिबल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हीमोलिटिक रिएक्शंस पैदा करता है। रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज यानी आईजीजी या आईजीएम डोनर आरबीसी से चिपक जाती हैं जो एग्लूटिनेट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्लाज्मा में बड़ी मात्रा में फ्री हीमोग्लोबिन निकल आता है। इस वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के कुछ मिनट से लेकर घंटों के अंदर डेवलप होता है। आम सिम्टम्स बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खुजली है। हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये अक्यूट या डिलेड हो सकता है। अक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन के कुछ मिनट के अंदर होता है। ये डोनर के आरबीसीज के तेजी से हीमोलिसिस
हेमोलिसिस यानी फटने की वजह से होता है। सिम्टम्स में बुखार, ठंड यानी चिल्स, बढ़ी हुई हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, सांस की कमी, ब्रोंकोस्पैज्म, नोजिया, वॉमिटिंग, लाल पेशाब यानी रेड यूरिन, सीने में दर्द, पीठ दर्द और रिगर शामिल है। कुछ पेशेंट्स को पल्मोनरी एडिमा और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन के 1 से 5 दिन बाद होता है। आरबीसीज के हीमोलिसिस की वजह से प्लाज्मा में बड़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। इससे नीचे दी गई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। 1. जॉन्डिस। आमतौर पर डिस्ट्रॉय हुए आरबीसी से निकलने वाला हीमोग्लोबिन डिग्रेड होता है और उससे बिलिरुबिन बनता है। जब सीरम बिलिरुबिन लेवल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर बढ़ जाता है तो जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। चैप्टर 40 कार्डियक शॉक। साथ ही प्लाज्मा में रिलीज हुआ हीमोग्लोबिन ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ा देता है। यह हार्ट पर काम का बोझ बढ़ा देता है जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हीमोलाइज्ड सेल से निकलने वाले जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और सर्कुलेटरी शॉक डेवलप करते हैं। फिगर 21.2 रीनल शटडाउन। किडनीज की डिस्फंक्शन को रीनल शटडाउन कहते हैं। हीमोलाइज्ड सेल से निकलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस किडनी की ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती यानी कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्री हीमोग्लोबिन के साथ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन की दर यानी रेट कम होने की वजह से ये सारे सब्सटेंसेस वहां जम यानी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और रीनल ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देते हैं। इससे पेशाब का बनना अचानक रुक जाता है, अनयूरिया। अगर आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस से इलाज ना किया जाए तो जॉन्डिस, सर्कुलेटरी शॉक और खास करके रीनल शटडाउन और अनयूरिया की वजह से व्यक्ति की 10 से 12 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। RH फैक्टर। RH फैक्टर आरबीसी में मौजूद एक एंटीजन है। इस एंटीजन की खोज लैंडस्टाइनर और वियनर ने की थी। इसका पता सबसे पहले रीसस मंकी में चला था, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। वैसे तो कई RH एंटीजन्स होते हैं, लेकिन इंसानों में सिर्फ D एंटीजन ही ज्यादा एंटीजेनिक यानी असरकारी होता है। जिन लोगों में D एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है और जिनमें D एंटीजन नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में 85% लोग RH पॉजिटिव हैं और 15% RH नेगेटिव हैं। ब्लैक लोगों में RH पॉजिटिव लोगों का परसेंटेज और भी ज्यादा होता है। RH ग्रुप सिस्टम ABO ग्रुप सिस्टम से अलग है, क्योंकि एंटीजन D के लिए कोई नेचुरल करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यानी एंटी D नहीं होती। हालांकि अगर एक RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उस व्यक्ति में एंटी D डेवलप हो जाती है। दूसरी तरफ अगर एक RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव ब्लड लेता है तो कॉम्प्लिकेशंस का कोई खतरा नहीं होता। इनहेरिटेंस ऑफ RH एंटीजन। रीसस फैक्टर एक विरासती डोमिनेंट फैक्टर है। ये DD के साथ होमोजाइगस रीसस पॉजिटिव हो सकता है या DD के साथ हेट्रोजाइगस रीसस पॉजिटिव हो सकता है। रीसस नेगेटिव सिर्फ तभी होता है जब D पूरी तरह एब्सेंट हो, यानी होमोजाइगस DD के साथ। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। जब एक RH नेगेटिव व्यक्ति को पहली बार RH पॉजिटिव ब्लड मिलता है तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शंस तुरंत नहीं होते, लेकिन 1 महीने के अंदर RH एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज जो अभी भी रेसिपिएंट के ब्लड में मौजूद होते हैं वो एग्लूटिनेट हो जाते हैं। इन एग्लूटिनेटेड सेल्स को मैक्रोफेजेस द्वारा खत्म कर दिया जाता है। इस वजह से एक डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन ये आमतौर पर माइल्ड होता है और रेसिपिएंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि रेसिपिएंट में डेवलप हुई एंटीबॉडीज शरीर में हमेशा के लिए रहती हैं। इसीलिए जब ये व्यक्ति दूसरी बार RH पॉजिटिव ब्लड लेता है तो डोनर आरबीसीज एग्लूटिनेट हो जाते हैं और तुरंत सिवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शंस बिल्कुल ABO इनकम्पैटिबिलिटी के रिएक्शंस जैसे ही होते हैं जैसा ऊपर बताया गया है। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। हीमोलिटिक डिजीज फीटस यानी गर्भ और नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न की वो बीमारी है जिसमें आरबीसीज का अबनॉर्मल हीमोलिसिस होता है। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, यानी माँ और बच्चे के RH ब्लड ग्रुप में अंतर होने के कारण। हीमोलिटिक डिजीज की वजह से एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो जाता है। एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटस का एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में एराइथ्रोब्लास्ट्स की मौजूदगी दिखाई देती है। जब माँ RH नेगेटिव हो और फीटस RH पॉजिटिव हो, यानी RH फैक्टर पिता से इनहेरिट हुआ हो, तो आमतौर पर पहला बच्चा RH इनकम्पैटिबिलिटी की कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि RH एंटीजन प्लेसेंटल बैरियर के जरिए फीटल ब्लड से माँ के ब्लड में नहीं जा सकता। हालांकि पार्ट्यूरेशन यानी बच्चे की डिलीवरी के समय प्लेसेंटल डिटैचमेंट की वजह से फीटल ब्लड का RH एंटीजन माँ के ब्लड में लीक हो सकता है। पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान यानी डिलीवरी के 1 महीने के अंदर माँ के ब्लड में RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। जब माँ दूसरी बार कंसीव करती है और अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव होता है तो माँ के ब्लड की RH एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटल ब्लड में एंटर कर जाती है। इस तरह RH एंटीजन तो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन RH एंटीबॉडी इसे क्रॉस कर सकती है।
RH एंटीबॉडी जो फीटस में एंटर करती है वो फीटल आरबीसीज का एग्लूटिनेशन करवा देती है, जिससे हिमोलिसिस होने लगता है। फीटस में होने वाला सिवियर हिमोलिसिस जॉन्डिस यानी पीलिया का कारण बनता है। ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज के हिमोलिसिस की भरपाई यानी कॉम्पेंसेट करने के लिए न सिर्फ बोन मैरो से बल्कि स्प्लीन और लिवर से भी तेजी से आरबीसीज का प्रोडक्शन होने लगता है। अब प्रो एराइथ्रोब्लास्टिक स्टेज के कई बड़े और कच्चे यानी इमेच्योर सेल सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। अंत में एक्सेसिव हिमोलिसिस की वजह से गंभीर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि 1 सीवियर अनीमिया, 2 हाइड्रॉप्स फेटालिस, 3 कैर्निकटेरिस। 1 सीवियर अनीमिया, बहुत ज्यादा हिमोलिसिस होने की वजह से अनीमिया हो जाता है और अगर अनीमिया सीवियर हो जाए तो इन्फेंट यानी शिशु की मौत हो जाती है। 2 हाइड्रॉप्स फेटालिस। हाइड्रॉप्स फेटालिस फीटस की एक गंभीर कंडीशन है जिसकी पहचान एडेमा यानी सूजन से होती है। सीवियर हिमोलिसिस की वजह से एडेमा डेवलप होता है, लिवर और स्प्लीन बढ़ जाते हैं और कार्डियक फेलियर हो जाता है। जब ये कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाती है तो ये फीटस की इंट्रायूटेराइन डेथ यानी गर्भ में मौत का कारण बन सकती है। 3 कैर्निकटेरिस। कैर्निकटेरिस इन्फेंट्स में ब्रेन डैमेज का एक रूप है जो सीवियर जॉन्डिस की वजह से होता है। अगर बच्चा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में एनीमिया से बच जाता है तो हाई बिलीरुबिन कंटेंट की वजह से कैर्निकटेरिस डेवलप होता है। इन्फेंट्स में ब्रेन बैरियर अडल्ट्स की तरह पूरी तरह डेवलप नहीं होता, इसलिए बिलीरुबिन ब्रेन में इंटर कर जाता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज का कारण बनता है। ब्रेन के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हिस्से बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, जेनिकुलेट बॉडीज, सेरेबेलम और क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं। इस बीमारी के लक्षण ये हैं: 1 जब ब्रेन डैमेज शुरू होता है तो बच्चे सुस्त और नींद में रहने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज़ बहुत तीखी यानी हाई पिच्ड होती है, उनमें हाइपोटोनिया होता है और सिर पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। 2 जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उनमें हाइपरटोनिया और ओपिस्टोटोनस यानी शरीर का धनुष जैसा मुड़ना डेवलप हो जाता है। 3 बीमारी के एडवांस साइंस में दूध ना पी पाना, चिड़चिड़ापन और रोना, पैरों की बाइसिकलिंग मूवमेंट्स, कोरियोथेरेसिस यानी कॉपिस्टोटोनस, स्पैस्टिसिटी यानी कॉपिस्टोटोनस, सीजर्स यानी दौरे और कोमा शामिल है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट फॉर एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। 1 अगर मां RH नेगेटिव पाई जाती है और फीटस RH पॉजिटिव है तो बचाव के तौर पर यानी प्रोफाइलैक्टिक मेजर जेस्टेशन के 28 और 34 वीक्स में मां को एंटी-डी यानी डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी दी जानी चाहिए। अगर RH नेगेटिव मां RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है तो डिलीवरी के 48 घंटों के अंदर मां को एंटी-डी देना चाहिए। ये पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है और मां के ब्लड में RH एंटीबॉडीज बनने से रोकता है। इस तरह अगली प्रेगनेंसी में न्यूबॉर्न की हिमोलिटिक डिजीज नहीं होती। 2 अगर बच्चा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के साथ पैदा होता है तो उसका इलाज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के जरिए किया जाता है। इन्फेंट में RH नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो इन्फेंट के अपने RH पॉजिटिव ब्लड को रिप्लेस कर देता है। अब इन्फेंट के नए RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज किए गए RH नेगेटिव ब्लड की जगह लेने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इस समय तक मां से मिली हुई RH एंटीबॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अदर ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर के अलावा और भी कई ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पाए गए हैं, जैसे कि लुइस ब्लड ग्रुप और MNS ब्लड ग्रुप्स। हालांकि इन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की कोई खास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। लुइस ब्लड ग्रुप। लुइस ब्लड ग्रुप सबसे पहले मिसेस लुइस नाम की एक महिला में पाया गया था। इस लेडी में पाई गई एंटीबॉडी ने आरबीसीज और बॉडी फ्लूइड्स जैसे सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस आदि में मौजूद एंटीजेंस के साथ रिएक्ट किया। ये एंटीजेंस, जिन्हें लुइस एंटीजेंस नाम दिया गया है, टिश्यूज में बनते हैं, बॉडी सिक्रीशंस में रिलीज होते हैं और फिर आरबीसी मेम्ब्रेन द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। बॉडी सिक्रीशंस के साथ निकलने की वजह से इन एंटीजेंस को सिक्रीटर एंटीजेंस के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों में लुइस एंटीजेंस की मौजूदगी से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि रुका हुआ विकास यानी रिटार्डेड ग्रोथ। कभी-कभी ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का कारण भी बनता है। MNS ब्लड ग्रुप्स। MNS ब्लड ग्रुप्स उनके एंटी-M, एंटी-N और एंटी-S के साथ होने वाले रिएक्शन से डिटरमिन किए जाते हैं। हालांकि ये ब्लड ग्रुप शायद ही कभी ट्रांसफ्यूजन के बाद हीमोलिसिस जैसी कोई परेशानी पैदा करते हैं। अदर ब्लड ग्रुप्स। दूसरे ब्लड ग्रुप्स में शामिल हैं 1 ऑबर्जर ग्रुप्स, 2 डिएगो ग्रुप, 3 बॉम्बे ग्रुप, 4 डफी ग्रुप, 5 लूथरन ग्रुप, 6 पी ग्रुप, 7 केल ग्रुप, 8 आई ग्रुप, 9 किड ग्रुप, 10 सल्टर एक्स ग्रुप। इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग ब्लड ग्रुप। आजकल ब्लड ग्रुप की जानकारी मेडिकली, सोशली और जुडिशली बहुत जरूरी है। ब्लड ग्रुप जानने की इंपॉर्टेंस ये है: 1 मेडिकली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू ट्रांसप्लांट्स के दौरान महत्वपूर्ण है। 2 सोशली हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और ब्लड डोनर्स क्लब का मेंबर बनना चाहिए ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में ब्लड डोनेशन के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। 3 कपल्स में आमतौर पर ब्लड ग्रुप्स की जानकारी RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और बच्चे को एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हिमशी डिसऑर्डर से बचाने में मदद करती है। 4 जुडिशली ये मेडिको लीगल केसेस में माता पिता के विवादों यानी पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सुलझाने में मददगार होता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking.